सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आपने मेरे पिछले वीडियो में रीढ़ की हड्डी एकांकी की पिछली कहानी का अध्ययन अध्यापन कार्य किया था। आज मैं उसी की अगली कथा के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ। आपने मेरे पिछले वीडियो में यह जाना था कि किस प्रकार से राम स्वरूप जी अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं। उनके आने पर वे विभिन्न प्रकार से उनका आतिथ्य सत्कार करते हैं। उसके बाद अचानक राम स्वरूप जी से गोपाल प्रसाद जी, जो कि लड़के के पिता हैं और शंकर के पिता हैं, उन्होंने अचानक राम स्वरूप जी से कहा कि चलिए अब बिजनेस की बात हो जाए। इस पर राम स्वरूप जी कुछ आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन फिर वह समझ जाते हैं कि इसका मतलब क्या है। दहेज से संबंधित, शादी विवाह से संबंधित बातों को वो समझ करके वो कहते हैं कि चलिए पहले आप कुछ खा पी लीजिए, उसके बाद आपसे आगे बात की जाती है। इसके पश्चात दोनों पिता और पुत्र अर्थात शंकर और गोपाल प्रसाद जी लड़की की पढ़ाई लिखाई पर चर्चा करते हैं। और जब उमा के आँखों में चश्मा हुआ लगा देखते हैं तो उनके मन में यह प्रश्न उठता है कि कहीं उमा पढ़ी लिखी तो नहीं है, उनकी जो होने वाली बहू वो कहीं पढ़ी लिखी तो नहीं है। इसी पर वे विचार मंथन करते हैं। तो चलिए हम इनकी इस पाठ की अगली कहानी को देखते हैं। लेखक आगे कहता है कि जब राम स्वरूप जी ने बताया कि उसकी आंखें कुछ दिन से दुख रही थी, इसलिए चश्मा लगवाया, उस समय उन्होंने अपनी पुत्री को पढ़ाई को छिपाया, क्योंकि वे जानते थे यदि इस समय पढ़ाई के बारे में चर्चा करेंगे तो उनकी लड़की की शादी रुक सकती है। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी लड़की की शादी के लिए अपनी लड़की का शिक्षा जो वह बीए पास की थी उसके बारे में उन्होंने गोपाल प्रसाद जी से छिपा दिया। लेकिन जब उसके आंखों में चश्मा लगा हुआ देखते हैं तो वे विभिन्न प्रकार के प्रश्न मन ही मन करने लगते हैं। लेखक कहता है कि पुनः गोपाल प्रसाद जी लड़की से गीत संगीत के बारे में पूछते हैं। इस पर उमा सितार उठाकर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, यह मीराबाई का जो भजन है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, उन्होंने इस भजन को गोपाल प्रसाद और शंकर बाबू को सुनाया। तभी उसकी आंखें शंकर से मिलती हैं गाते गाते और वह रुक जाती है। गोपाल प्रसाद उस समय पेंटिंग और सिलाई की जानकारी लेते हैं और इनाम वगैरह जीतने के बारे में भी पूछते हैं कि क्या तुम कभी इनाम वगैरह भी जीती हो। अर्थात वो इससे जानना चाहते थे कि कहीं तुम पढ़ी लिखी तो नहीं हो। लेकिन उमा चुप रहती है। जब कोई जवाब नहीं देती है तो इस पर गोपाल प्रसाद जी राम स्वरूप जी से कहते हैं कि उमा को तो बोलना चाहिए, लेकिन वह चुप बैठी है। इस पर उमा दृढ़ स्वर में कहती है, क्या जवाब दूं बाबूजी, मैं क्या बोलूं। जब कुर्सी बिकती है तो दुकानदार कुर्सी से नहीं पूछता, सिर्फ खरीददार को दिखला देता है। यदि पसंद आ गई तो अच्छा, वरना कोई बात नहीं। वह आगे कहती है, जरा इन महाशय से पूछिए, अर्थात गोपाल प्रसाद जी से और उनके पुत्रों से एक व्यंग कसते हुए वह कहती है कि जरा इन महाशय से पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होते, क्या उन्हें चोट नहीं लगती। जो इस तरह से विभिन्न प्रकार के प्रश्न उनसे किए जाते हैं कि क्या तुमने पेंटिंग सीखी है, क्या तुमने पढ़ाई लिखाई कुछ की है, क्या तुमने सिलाई बुनाई कुछ की है। इस तरह से जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न करते हैं और यह सब करके उसके शादी को तोड़ देते हैं, तो क्या उनका हृदय नहीं होता है, लड़कियों को चोट नहीं पहुंचती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। वह आगे कहती है, तभी क्रोध में गोपाल प्रसाद जी से कि आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं, जरा अपने साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ही लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। जरा अपने इस बात को अपने साहबजादे यानी अपने पुत्र से तो पूछ लीजिए। तब यह बात सुन करके गोपाल प्रसाद जी उमा से पूछते हैं, क्या तुम पढ़ी लिखी हो।
इस पर उमा जवाब देती है, हाँ मैंने बीए पास किया है, कोई चोरी नहीं की है। तुम्हारे पुत्र की तरह ताक झांक नहीं करती थी हॉस्टल के पास। मुझे अपने मान सम्मान का ख्याल रहता था, अपने माता पिता के मान सम्मान का ख्याल रहता था। और आपके बेटे को तो नौकरानी के पैर पड़ मुंह छिपाकर भागना पड़ा था। कुछ ऐसी बुरी बुरी करतूतें की थी कि जिसके कारण उसको मुंह छिपा करके भागना पड़ा था। यह सब बातें सुन करके राम गोपाल प्रसाद जी का हृदय फट सा जाता है और इस पर गोपाल प्रसाद जी अपनी छड़ी उठाकर वहाँ से जाना चाहते हैं। तभी उमा उनके ऊपर एक और व्यंग कसती है, जाइए जाइए, घर जाकर पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के पास रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी बैकबोन, उसकी रीढ़ की हड्डी है कि नहीं है, जरा घर जाकर के पता लगा लीजिएगा। इस पर गोपाल प्रसाद एवं शंकर दोनों निकल जाते हैं और रामस्वरूप जी एक कुर्सी पर धम्म से बैठ जाते हैं। प्रेमा भी घबराहट की स्थिति में आज वहाँ आ जाती है। तभी रतन मक्खन लेकर लौटता है और सभी लोग अर्थात जितने भी पात्र थे, रामस्वरूप और प्रेमा और उमा, ये सब लोग उस रतन की तरफ देखने लगते हैं और तब तक पर्दा गिर जाता है। इस प्रकार से इस कहानी का अंत होता है, इस एकांकी का अंत होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक जो समाज में रूढ़िवादी विचारधारा वाले, जो धन लोलुप, दहेज लोलुप और स्त्रियों की शिक्षा को एक हीन भावना से देखने वाले लोगों के ऊपर एक कुठाराघात किया गया है। तो बच्चों, आज आपने क्या सीखा? हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, गोपाल प्रसाद के पूछने पर कि क्या तुम गीत संगीत के बारे में जानती हो, इस पर उमा ने क्या किया? आपके विकल्प हैं, क सितार उठाकर भजन सुनाया, ख सितार उठाकर आल्हा सुनाया, ग सितार उठाकर फिल्मी गीत सुनाया, घ उपर्युक्त सभी। तो बच्चों, आपने अनुमान लगा लिया होगा कि उमा ने उस समय क्या किया था। उसने मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, इस भजन को गोपाल प्रसाद और शंकर बाबू को सुनाया था। तो आपका विकल्प का बिल्कुल सही है, सितार उठाकर भजन सुनाया था उसने। अब हम दूसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। जरा इन महाशय से पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होते, क्या उन्हें चोट नहीं लगती, ऐसा उमा ने क्यों कहा? आपके विकल्प हैं, क क्योंकि उमा के कहने का ऐसा ध्येय था, ख क्योंकि उमा रूढ़िवादी विचारों का खंडन करना चाहती थी, ग क्योंकि ऐसा कहकर उमा बनावटी लोगों को सही रास्ते पर लाना चाहती थी, ग इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, आपने अनुमान लगा लिया होगा। ऐसा इसलिए उमा ने कहा था क्योंकि वे जो बनावटी व्यक्ति थे उनको एक सही रास्ते पर लाना चाहती थी। इसलिए आपका विकल्प ग बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा कहकर उमा बनावटी लोगों को सही रास्ते पर लाना चाहती थी। अब हम तीसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रेमा रामस्वरूप जी के पास किस स्थिति में आती है? प्रेमा रामस्वरूप जी के पास किस स्थिति में आती है? आपके विकल्प हैं, क प्रसन्न मुद्रा में, ख दुखी मन से, ग घबराहट के साथ, घ हंसते खिलखिलाते। तो आपने अनुमान लगा लिया होगा कि आपका कौन सा विकल्प सही है। तो आपका विकल्प ग बिल्कुल सही है, वह घबराहट के साथ आकर के रामस्वरूप जी के पास बैठ जाती है। अब हम चौथे प्रश्न पर बढ़ते हैं। रतन मक्खन लेकर कब आता है? रतन मक्खन लेकर कब आता है? आपके विकल्प हैं, का अतिथियों के आने के बाद, ख अतिथियों के जाने के बाद, ग आता ही नहीं है, घ इनमें से कोई नहीं। तो आपने अनुमान लगा लिया होगा कि आपका कौन सा विकल्प सही है। जी हाँ, आपका विकल्प ख बिल्कुल सही है, अतिथियों के जाने के बाद वह मक्खन लेकर के आता है। चलिए अब प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आपका दूसरा प्रश्न है, एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। हम आपसे अपनी एक नई वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं और नए प्रकरण
प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।